हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लासिक फिजिक्स। यार देखो, हम लोग लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे, तो आज मेरा लॉज ऑफ मोशन में दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर फ्लो के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो पहले तो हम लोग समरी देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, समरी, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स। इन तीनों फोर्स को हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे FBD, ये क्या होता है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग, इन तीन टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखें, ठीक है। तो समरी के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था समरी के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है मेरा, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहती है, या अगर वो इन्फॉर्मेशन कर रही है तो वो इन्फॉर्मेशन करते रहना चाहती है, ठीक है। इसी चाहत को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये हो गया। टाइप ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करा था हमने कि इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है पता है आपको? रेस्ट का मतलब वो बाइक वाला एग्जाम्पल, मोशन का मतलब बस वाला एग्जाम्पल, और डायरेक्शन का मतलब पहाड़ों वाला एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मतलब किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेंट है वो होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, पुश या पुल, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चार फोर्सेस कौन कौन से? नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में मतलब पढ़ा क्या, मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं बट उन्हें हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज था। और क्या था? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। क्या होता है वो? कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, या कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, तब तक जब तक कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था? F इक्वल टू ma, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में बात करा, मोमेंटम और फोर्सेस के बारे में बात करा, और टाइप्स के बारे में बात करा। फिर तीसरा हम लोगों ने बात करा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है आपको? लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन कहीं ना कहीं इनर्शिया से इन्फ्लुएटेड है, ठीक है। तो इसे हम लोग उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या था? ये मेरा था एफ एक्सटर्नल, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp बाय dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये एम ए एफ नेट एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए नहीं होता है, वो एक स्पेशल केस है, वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर तीसरा था हम लोगों का क्या था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या था मेरा? ये था एक्शन रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये क्या था मेरा? एक्शन और रिएक्शन। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने देखे थे कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। कि वो जो इवेंट होगा एक्शन रिएक्शन, वो टू बॉडी इवेंट होगा, मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाएगी और दूसरी बॉडी पहले बॉडी पर फोर्स लगाएगी। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। और दोनों फोर्स एक साथ लग रहे होंगे। ऐसा नहीं कि कोई फोर्स अभी लग रहा है तो दूसरा फोर्स बाद में लगेगा, ऐसा नहीं, एक साथ लगेगा। और फोर्स का नेचर सेम होगा। अगर नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स ही लगेगा। अगर पहला बॉडी दूसरे बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पर नॉर्मल फोर्स ही लगाएगा। ऐसा नहीं है कि पहला बॉडी अगर दूसरे बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर टेंशन फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। नेचर फोर्स का सेम होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात करा था। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्या है मेरा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है मेरा, ठीक है। ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास m है। अब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? वो लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। और वैल्यू क्या होगा उसका? mg। क्यों हम लोग इस फोर्स को डाउनवर्ड दिखाएं? इस बात को समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ठीक है। ये स्फीयर है, अर्थ है। यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा सेंटर है। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। जैसे हम लोगों ने कोई बॉडी ऊपर फेंका, वो नीचे क्यों आता है? वो नीचे इसलिए आता है कि ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उस बॉडी को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। इस अर्थ की जो ग्रेविटी है, इसकी जो ग्रेविटी है
ये किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो इस अपनी ओर खींचती है मतलब क्या, सेंटर की तरफ खींचती है। ये बॉडी का सेंटर है। तो अगर इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वो कहाँ पर लगेगा, वो सेंटर की तरफ लगेगा। और उसका वैल्यू क्या होगा, ये mg है, ये ब्लॉक से नहीं, वैसे ये जो mg है ये क्या है मेरा, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये mg मेरा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो मान लीजिए यहां कोई बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या, इस बॉडी पर कैसे फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर, इसलिए अगर ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ लगेगा, इस पर ऐसे फोर्स लगेगा। यहां पर अगर कोई बॉडी है तो उस पर कैसे फोर्स लगेगा, उस पर ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी यहां पर रखी हुई है तो उस पर ऐसे फोर्स नहीं लगेगा, उस पर लगेगा ऐसे फोर्स। क्यों, क्योंकि यहां पर सेंटर है। तो आप लोग, तो हम हमेशा, तो ऐसे फोर्स, एक्चुअल में फोर्स ऐसे लगते हैं। ये m है, अगर मान लीजिए हर एक ब्लॉक का मास अगर m है तो mg ऐसे लगेगा, ठीक है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ। लेकिन हम लोग अपने क्वेश्चन में जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाएंगे वो हमेशा डाउनवर्ड दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे डाउनवर्ड, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लोग जूम करें, अगर इसको जूम किया जाए, वैसे ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो जूम करना पॉसिबल नहीं है, अगर जूम किया जाए तो क्या देखते हैं हम लोग, ये जो मान लीजिए इस बॉडी पर यहाँ पर अगर जूम किया जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर सरफेस क्या हो गया, फ्लैट हो गया है। आप सोचिए अर्थ का रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, वो होता है 6400 किलोमीटर। तो उसके कंपैरिजन में ये स्मॉल ब्लॉक का कितना डायमेंशन होगा, बहुत कम होगा। तो इसीलिए अर्थ यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, तो फ्लैट सरफेस बिहेव कर रहा है। यहाँ पर भी अर्थ कैसे बिहेव कर रहा है, तो फ्लैट सरफेस बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग हर एक बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखाते हैं, ठीक है, यही कारण है डाउनवर्ड दिखाने का। तो इसका हम ऐसे लिखें, क्या लिखें, ग्रेविटेशनल फोर्स acts on a body downward towards the earth surface, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि हम लोग कोई भी बॉडी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अर्थ इतना बड़ा है इसीलिए इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में नहीं दिखाते हैं, बल्कि सिर्फ डाउनवर्ड दिखाते हैं, ठीक है। ये मेरा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा जो फोर्स है मेरा वो कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। कौन सा है, नॉर्मल फोर्स। ये क्या होता है, इसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे पहले समझते हैं, पॉइंट्स इसके बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहां पर एक बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास m है। तो कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल फोर्स उसे कहते हैं जब कोई बॉडी किसी सरफेस के टच में हो, किसी सरफेस के कांटेक्ट में हो। यहां पर ये बॉडी सरफेस को टच कर रहा है, कांटेक्ट में है, इसीलिए यहां पर जो है नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसीलिए यहां पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगा। कैसे लगता है उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो ये है कि इट एक्ट्स ओनली व्हेन अ बॉडी इज in contact with another body, ठीक है। ये फोर्स तब लगता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, मतलब छुअन छुआई कर रही हो, भाई वाली बात की। छुअन छुआई मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, टच कर रही हो, तब जाकर के जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा लगेगा। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, टच नहीं कर रही है, तब कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। जब कभी भी सट रहा हो या टच कर रहा हो तब ही जाकर के कांटेक्ट फोर्स लगेगा। अब ये लगता कैसे है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। जिस सरफेस के साथ वो टच में है उसके साथ परपेंडिकुलर, और फोर्स बॉडी के तरफ, टुवर्ड्स द बॉडी मतलब क्या हुआ,
टुवर्ड्स द बॉडी मतलब बॉडी के तरफ फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है फोर्स, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, वो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड लग रहा है मतलब नीचे की तरफ फोर्स लग, नीचे की तरफ फोर्स लगने का मतलब हुआ कि अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर जो है बॉडी की तरफ फोर्स लगेगा, और ये फोर्स तब लगेगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो। बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा। कोई भी बॉडी अगर दिख जाए आपको तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगना ही लगना है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने वहां लिखा भी नहीं कि कोई कंडीशन है, वो हमेशा लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। तीसरा बात, इट इज ऑफ पुशिंग नेचर। ठीक है, पुशिंग नेचर, ये फोर्स का जो नेचर है वो पुशिंग नेचर का मतलब ये फोर्स जो है बॉडी की तरफ लग रही है, मतलब बॉडी को धकेलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, पुशिंग नेचर का मतलब हुआ बॉडी को पुश करने की कोशिश कर रही है, धकेल रही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका नेचर क्या हुआ, पुशिंग नेचर, मतलब बॉडी को धकेलने की कोशिश कर रही है, पुश करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसका नेचर हुआ। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने टुवर्ड्स द बॉडी लिखा तो बहुत लोग ऐसा मिसकॉन्सेप्शन बना देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सवाल में ऐसा होता है, क्या होता है, एक्ट्स अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड नहीं भाई, अपवर्ड नहीं लगेगा, हमेशा ये जो है टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा, टुवर्ड्स दी बॉडी, मतलब हमेशा बॉडी के तरफ लगेगा। ये अपवर्ड का मिसकंसेप्शन माइंड में नहीं रखना है। हाँ, मैक्सिमम केस में, मैक्सिमम सवाल में अपवर्ड लगता है तो वो सवाल की प्रॉपर्टी है, वो सवाल में अपवर्ड लग रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा अपवर्ड लगेगा? नहीं, वो सवाल पे डिपेंड करेगा। हम लोग ऐसे भी सवाल देखेंगे जिसमें कि अपवर्ड फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे भी सवाल देखेंगे हम लोग, या अपवर्ड लग भी रहा होगा तो उसके साथ साथ अपवर्ड के साथ साथ और भी कहीं मतलब लेफ्ट में या राइट में फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स लगता कैसे, इस बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉडी सबके सरफेस पे कांटेक्ट में है तो ये ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे मतलब बॉडी की तरफ और सरफेस के परपेंडिकुलर, ये फोर्स ऐसे लगता है। अब यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में सिर्फ बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अभी नहीं पढ़ते। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जब लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब हम लोग सब फोर्सेस को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स के बारे में ये होता है कि जब कभी बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, छुअन छुआई कर रही हो, भाई वाली बातचीत। ठीक है, समझ में आना चाहिए बस, लैंग्वेज जो भी हो, अगर कांटेक्ट में हो तब नॉर्मल फोर्स लगेगा, हमेशा नॉर्मल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, और वो बॉडी पे कैसे लगेगा, टुवर्ड्स द बॉडी और परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है, और हमेशा वो पुशिंग नेचर का होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये एरो बॉडी के तरफ है, इसका मतलब ये बॉडी को पुश कर रही है। ठीक है, इसका यही मतलब होता है पुशिंग नेचर का मतलब। और ये हमेशा अपवर्ड नहीं लगेगा, ये टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, बॉडी के तरफ लगता है। ऐसा नहीं कि हमेशा अपवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपवर्ड हमेशा नहीं लगेगा। ठीक है, अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मल फोर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दो तरह का है मेरे पास, एक होता है इफ बोथ सरफेसेस आर फ्लैट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ जैसे कि ये वाला केस। ठीक है, एग्जांपल ये वाला केस, ये सरफेस मेरा फ्लैट है और यहाँ पर जो है कोई मास ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है, तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कोई मेरा वेज है। ठीक है, मेरा कोई वेज है जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कैसे लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब था, सीधा साधा डेफिनेशन पे फोकस करना है कि बॉडी फ्लैट है, सरफेस फ्लैट है, सरफेस के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसा होगा, अब बॉडी की तरफ, ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल फोर्स हो गया। तो ऐसे हम लोग फोर्स को लगाते हैं। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, ये हो गया मेरा नॉर्मल फोर्स, जब दोनों सरफेस फ्लैट हो, ऐसे हम लोग फोर्स लगता है। और भी एग्जाम्पल्स भर भर के देखेंगे, बस अभी सिर्फ बेसिक पढ़ रही क्या क्या होता है। जब हम लोग एफबीडी पढ़ेंगे तो ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यही तो करना है प्रोजेक्टर में, यही तो पढ़ना, और करना क्या है हमें। इफ दूसरा क्या मेरा, इफ वन सरफेस इज फ्लैट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ये मान लीजिए आपका फ्लैट सरफेस है और कोई एक सर्कल रखा हुआ है या मतलब कोई डिस्क रखा हुआ है,
तो ये एक पॉइंट पर सिर्फ कांटेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों सरफेस फ्लैट है, यहाँ पर सिर्फ एक सरफेस फ्लैट है, जहां पर कांटेक्ट कर रहा होगा वहां पर नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो मान लीजिए ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, जिसके बीच में ये गैप है, ये खाली है, ठीक है, इस बीच में कुछ इस तरह से जो है किसी ब्लॉक को फंसाया गया है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लैट सरफेस है और ये कोनिकल सरफेस है, तो जहां पर कांटेक्ट हो रहा है उस तरफ लगा दे नॉर्मल फोर्स, क्या दिक्कत है, बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ, हो गया, सिंपल सी बात है। ये यहां पर नॉर्मल ऐसे। अब ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल लग किस पे रहा है। यहां पर जो ये है नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास m बाय वेज, ठीक है, जिस एरो जिस डायरेक्शन में होगा उस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। यहां पर भी नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस मास m बाय द सरफेस, यहां पर भी नॉर्मल, मान लीजिए इसका मास m है, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी हैविंग मास m, एरो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा उस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं है कि इस वेज पर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सरफेस पर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि इस सरफेस पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लग रहा है। लग किस पर है, हमेशा चारों केस में किस पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे लग रहा है, इस ब्लॉक पे, यहाँ पर जो है इस डिस्क पर लग रहा है। तो जो भी जिस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है उस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स लगता है। और तीसरा एक स्पेशल केस होता है मेरे पास, जब दोनों में से कोई सरफेस फ्लैट ना हो, ठीक है, ऐसा मान लीजिए ऐसा, ठीक है, जब कोई भी सरफेस फ्लैट नहीं हो तो हमें पता है कि यहाँ भी सरफेस फ्लैट नहीं है और यहाँ भी सरफेस फ्लैट नहीं है, बट ये तो पता है कि इस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है, ये तो पता है, तो कांटेक्ट हो रहा है, लगा दो भैया नॉर्मल फोर्स एन, ठीक है। ये भी इस डिस्क पर फोर्स लग रहा है वेज के द्वारा, क्यों, क्योंकि एरो का डायरेक्शन जो है वो इस डिस्क के तरफ है, इसका मास मान लीजिए m है, उस डिस्क की तरफ है। ये हो गया मेरे नॉर्मल फोर्स का पूरा कहानी, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे नॉर्मल फोर्स लगते हैं वो आप लोग समझ चुके हैं, वो आप लोगों को समझा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एफबीडी के बारे में, ठीक है। एफबीडी क्या होता है, टेंशन फोर्स, बाकी ये पता है मुझे, उसे हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एफबीडी पढ़ते हैं क्या होता है। एफबीडी, इसका अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें वो लिखा हुआ ही है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा फोटो जिसके हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखा सकें, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम जिसके हेल्प से किसी भी बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे नॉर्मल फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगते हैं, ये सारे फोर्सेस को अगर हम एक डायग्राम में दिखाना चाहें तो वो कैसे दिखाएंगे, उसे बोलते हैं एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। डेफिनेशन का कोई काम है नहीं आपको डेफिनेशन का, ठीक है, बट फिर भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, बाय अ डायग्राम इज नोन एज एफबीडी। मतलब ऐसा डायग्राम जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा सकें, वो होता है मेरा एफबीडी, ठीक है। अच्छा, एफबीडी कैसे बनता है पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सरफेस है मेरा, ठीक है, सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है। अब इस m पर आपको इस m का एफबीडी बनाना है, ड्रॉ एफबीडी, इस ब्लॉक का आपको एफबीडी बनाना है, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसके एफबीडी में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है, ये हम लोग अलग कर दिए, बाहर कर दिए इसको, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। पहला हम लोगों ने अभी कौन कौन से फोर्सेस पढ़े हैं, 2 ही फोर्सेस पढ़े हैं, एक ग्रेविटेशनल, एक नॉर्मल। टेंशन फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने अभी वो नहीं पढ़ा, तो 2 फोर्सेस के बारे में बात करना है। 2 फोर्सेस अगर लग रहे होंगे तो लगाएंगे, अगर कोई एक नहीं लग रहा हो तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सोचना ही नहीं है कि वो लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो लगेगा ही लगेगा। और कैसे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ये मेरा हो गया mg, ठीक है, डाउनवर्ड। फिर देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नॉर्मल फोर्स का कंडीशन क्या था, कब लगता है कब नहीं लगता है, लगता तब है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में हो, टच में हो,
सट रहा हो, छुअन छुआई कर रहा हो, तब जाकर के नॉर्मल फोर्स लगेगा। और कैसे लगता है? टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो गया मेरा FBD, ठीक है। और भी एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, दो ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक ये मास M, एक ब्लॉक ये मास कैपिटल M, ये स्मॉल m, ठीक है। तो अगर हम लोग कैपिटल M के बारे में बात करें, कैपिटल M के बारे में बात करें, इसमें फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, ठीक है, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा, ये m जो है यहाँ पर कांटेक्ट में है, इस सरफेस का कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर ये ऐसे लगेगा, इसके बॉडी की तरफ लगना है और परपेंडिकुलर टू सरफेस लगना है, ये N1 कह देते हैं इसको, ठीक है। एक फोर्स और लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स और लग रहा है इसमें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कांटेक्ट में है, जहां जहां कांटेक्ट में होगा वहां वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कांटेक्ट में है तो सिर्फ यहीं लगा दिए, यहाँ भी कांटेक्ट में है तो यहाँ भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। और कैसे लगेगा? डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड क्यों लगा? डाउनवर्ड से मतलब नहीं है, मतलब है कि बॉडी की तरफ लग रहा है, कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है तो फोर्स भी यहाँ पर लगेगा, और कांटेक्ट यहाँ पर हो रहा है तो फोर्स यहाँ पर तो लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि नॉर्मल फोर्स बॉडी की तरफ लगती है, इसलिए बॉडी की तरफ लगा दिए भैया। अब ये दूसरा कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट अलग है, ये कांटेक्ट अलग है, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू भी, नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। ये N1 है तो इसे हम लोग N2 कह देते हैं, ठीक है। ये होगी, ये मेरा फुल FBD वाइज M के लिए, कैपिटल M के लिए। स्मॉल m के बारे में अगर बात करें तो वो, उसमें देखिए, पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, ये तो फिक्स है, लगना ही लगना है। और क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये कांटेक्ट में है, ठीक है, यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर जब कांटेक्ट में है तो ये डाउनवर्ड, सॉरी ये अपवर्ड लगेगा। क्यों अपवर्ड लगेगा? अपवर्ड डाउनवर्ड से मतलब ही नहीं है भाई, अपवर्ड डाउनवर्ड मत दिमाग में रखिए, अपवर्ड डाउनवर्ड से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि बॉडी की तरफ लगना है, ठीक है। अब हमने ऊपर क्यों नहीं लगाया? ऊपर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऊपर कोई कांटेक्ट नहीं लग रहा है, जहां पर कांटेक्ट लग रहा है वहां पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे और बॉडी की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? भैया यहाँ क्या N3 कहते हैं? N3 नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे N2, N2 कहेंगे। क्यों N2 कहेंगे? कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इसमें देखिए, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? N2 लग रहा है। मतलब यहाँ का कांटेक्ट और ये कांटेक्ट क्या है? सेम ही है ना, ये जो कांटेक्ट यहाँ भी वही है। अब दोनों को अलग अलग फिगर में बनाया गया है इसलिए ऐसा लग रहा है, जबकि है तो दोनों कांटेक्ट सेम ही। अगर यहाँ N2 लग रहा है तो यहाँ पर भी मेरा N2 ही लगेगा, ठीक है। इस चीज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को बैक जाके देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। ये नहीं भी आया है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसमें से समझ में तो आ ही जाएगा। ये सरफेस है मेरा, अब 3 ब्लॉक ले लेते हैं, M1, M2 और M3। अब देखिए, अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं इस बार, चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। M3, M2, M1, ठीक है। अब बात करते हैं M3 में कौन कौन सा फोर्स लगा है। पहले तो दोनों में, सब में से mg तो लगेगा, M3g ये तो लगेगा, इसका ब्लॉक का मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg ये तो लगेगा। इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें कोई बट नहीं, ये फोर्स लगना ही लगना है। उसके बाद यहाँ पर कांटेक्ट में, नीचे वाला सरफेस यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर हम N1 कह दिए, ठीक है, N1 कह दिए। क्यों? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि और कहीं भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं M2 के बारे में। एक तो हो गया M2g, ठीक है। क्यों भैया? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। एक यहाँ पर कांटेक्ट है नीचे वाला, तो नीचे वाला कांटेक्ट क्या इसमें है? कहीं पर यहाँ पर ये कांटेक्ट कौन सा है? ध्यान देना, ये कांटेक्ट में ये वाला है, इस ब्लॉक का डाउनवर्ड कांटेक्ट है, और इस ब्लॉक का डाउनवर्ड कांटेक्ट अलग है। यहाँ पर जो अपवर्ड कांटेक्ट होगा वो ये वाला होगा, मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा वो N1 होगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस सेम है, बट ये सरफेस क्या है? अलग है, इसलिए यहाँ पर N2 लिखेंगे, N1 नहीं लिखेंगे, ये सरफेस मेरा अलग है। अब फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M1g हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये सरफेस जो है, ये इसका ऊपर वाला सरफेस, M1 का ऊपर वाला और M2 का नीचे वाला, ये सरफेस, ये दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा वो भी सेम होगा, ये वाला, ठीक है। और एक यहाँ से लग रहा है, ये सरफेस फिर अलग हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसके N3 बोल देंगे।
ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी लगेगा उस सरफेस पर जहां पर बॉडी कांटेक्ट में है। यहां पर कांटेक्ट में यहां लग गया, यहां पर कांटेक्ट में यहां लग गया, इस M2 के लिए यहां कांटेक्ट में यहां लग गया, M2 के लिए ऊपर में कांटेक्ट यहां लग गया, M3 के लिए नीचे में कांटेक्ट हो गया यहां लग गया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं FBD के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल, अच्छा मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, जिसमें कि एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास मान लीजिए 10 kg है, और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास 5 kg है, ठीक है, 10 kg 5 kg। अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड नॉर्मल फ्रॉम वॉल, ठीक है, ये वॉल है मेरा, वॉल एंड नॉर्मल इन बिटवीन टू ब्लॉक्स if blocks are in equilibrium। ठीक है, ये निकालना है, मतलब यहां पर जो नॉर्मल लग रहा है उसका वैल्यू कितना होगा और यहां पर जो नॉर्मल लग रहा है उसका वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है, सबसे पहले FBD बनाएंगे, कुछ नहीं करना है भैया, FBD बनाना, पूरे चैप्टर में FBD ही बनाना है हमें। ठीक है, अगर 10 kg वाला ब्लॉक लिया जाए, 10 kg वाला ब्लॉक लिया जाए, इसका FBD कैसे बनेगा। सबसे पहला फोर्स जो लगाएंगे वो होगा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स 10G। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, फिर देख रहे हैं यहाँ कांटेक्ट में है, इस सरफेस में कहीं कांटेक्ट में है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और टुवर्ड सरफेस लगा दिए, ये N1 कह देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा एक और कांटेक्ट यहाँ से हो रहा है वॉल से, तो इसमें भी यहाँ नॉर्मल लगा दिए, परपेंडिकुलर है और टुवर्ड द सरफेस है, ये N2 कह दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी एक कांटेक्ट हो रहा है, तो इसकी तरफ भी लगा दिए, N3 कह दिए। ठीक है, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स बना दिए, उसके बाद जहां जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां नॉर्मल फोर्स लगा दिए, और बॉडी और नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द बॉडी होगा। ठीक है, ये 10 हो गया। अब अगर 15 kg का FBD बनाया जाए, 5 kg का FBD बनाया जाए, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स 5 × G। ठीक है, दूसरा यहां कांटेक्ट में है, ठीक है, तो यहां पर जो है N4 हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर भी सरफेस वही है, यहां पर भी सरफेस वही है, तो यहां पर भी N1 होना चाहिए। नहीं, यहां पर N1 नहीं होगा, क्यों, यहां पर जो सरफेस है ये कांटेक्ट फोर्स 10 kg पर लग रहा है, और यहां पर जो सरफेस है वो कांटेक्ट फोर्स 5 kg पर लग रहा है, इसीलिए दोनों कांटेक्ट फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि ये सरफेस सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लॉक्स अलग अलग है, तो ब्लॉक्स अलग अलग होने की वजह से मेरा नॉर्मल फोर्स का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, इसलिए यहाँ पर अलग नॉर्मल फोर्स लिखेंगे। फिर एक यहाँ, अब ये देखिए यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी यहाँ पर सरफेस सेम है। ठीक है, इस तरफ का सरफेस, यहाँ पर जो है जो नॉर्मल फोर्स यहाँ लिखे हुए हैं N3, ये N3 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर N1 नहीं होगा, ये अलग सरफेस सेम बट ब्लॉक अलग अलग है, इसलिए नॉर्मल फोर्स अलग अलग आएगा। ठीक है, अच्छा हमें क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मल फ्रॉम वॉल पूछा गया है और नॉर्मल इन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, मतलब हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में वॉल से क्या है, N2 है, N2 का वैल्यू क्या होगा, और दूसरा तो गया पहला, दूसरे में उनसे पूछा जा रहा है कि बिटवीन द ब्लॉक, बिटवीन मतलब कौन सा वैल्यू है इसमें, N3 है, ध्यान देना है, N3 है। ठीक है, N3 बिटवीन द ब्लॉक्स, इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, जब कभी भी एक बात याद रखना है, जब कभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि बॉडी जिस स्टेट में है वहीं पर है, मतलब अगर ऐसे रखा हुआ है बॉडी, तो बॉडी ऐसे रखा हुआ है, बॉडी अपना मोशन चेंज नहीं कर रही, जैसे है वैसे ही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो भी फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि forces towards right is equals to forces towards left, मतलब राइट साइड में जितना फोर्सेस लग रहा है वो लेफ्ट साइड में उतना फोर्सेस लगेगा, और फोर्सेस अप इज इक्वल्स टू फोर्सेस डाउन, मतलब ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। अब हर एक ब्लॉक को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली
एनालाइज करते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, इसमें नीचे वाला फोर्स कौन सा है 5G, ये 5G लिख दिए। उसके बाद ऊपर वाला फोर्स कौन सा है N4 इक्वल टू N4 आ गया। अब G का वैल्यू जो है, वैसे G का वैल्यू 9.8 होता है, बट हम लोग कन्वीनियंट के लिए G का वैल्यू 10 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो G का वैल्यू अगर 10 हो गया तो यहाँ से 5 इंटू 10 इज इक्वल टू N4, इट मीन्स दैट N4 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। में आ गया, ये N4 का वैल्यू मेरा आ गया। पूछा गया हमसे N2 N3, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग में सारा चीज निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर भी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल करना है। 10G इज इक्वल टू N1, क्योंकि ऐसा पहले तो ये इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यहां पर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कब, जब इक्विलिब्रियम में हो। ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स 10G, ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स N1, ठीक है। दोनों को इक्वल कर दिए। G के वैल्यू 10 है तो N का वैल्यू, N1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 100 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है। ये बिना फोर्स ये लगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब निकालते हैं N2 और N3, ठीक है। तो 5 kg पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और तो कोई चीज नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने लगाया नहीं, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं। यहां से क्या होगा मेरा, इसके बारे में अगर बात करें तो N3 कितना आ गया, N3 इक्वल टू कितना आ गया 50 न्यूटन। क्यों N3 50 आया, क्योंकि लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स सेम है, इसलिए 50 आ गया। अब अगर यहां से बात करें तो यहां से N3 इक्वल टू N2 आ रहा है, मतलब N2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस सरफेस के बीच जो नॉर्मल फोर्स है और इस सरफेस के बीच जो नॉर्मल फोर्स है वो सेम है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, बट जब हमने कैलकुलेशन करा तो हमें ये चीज समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर ये मिसिंग था, ये 50 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया है, ठीक है, तब जाकर के N3 का वैल्यू 50 आया है और N2 का वैल्यू भी 50 आया है, ठीक है। तो ये जो था मेरा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन। आई होप इतने में आपको एफबीडी समझ में आ गया होगा, और आने वाले सेशंस में भी हम लोग एफबीडी के ऊपर बात करेंगे। एफबीडी ही बनाना है पूरे चैप्टर में, तो इसीलिए एफबीडी फिलहाल के कितने लगते हैं। अब टेंशन फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, टेंशन फोर्स, ठीक है। कौन सा है मेरा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कब लगता है, जब आपको कभी भी डायग्राम में स्ट्रिंग दिखे, रस्सी दिखे, ठीक है। इसे स्ट्रिंग फोर्स भी कहते हैं, स्ट्रिंग फोर्स मतलब रस्से वाला फोर्स। तो ये कैसे लगता है, इसमें बात करते हैं अपने प्रॉपर्टीज के बारे में। अच्छा, दो तरह का टेंशन फोर्स लगता है, कौन कौन सा है वो, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस। मासलेस का मतलब क्या हुआ कि रस्सी में कोई मास ही नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली चीज इम्पॉसिबल है कि रस्सी में थोड़ा बहुत तो मास होगा ही, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि रस्सी में मास नहीं है, तब कैसे फोर्स लगेगा। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा है मेरा इफ स्ट्रिंग हैविंग सम मास, मतलब स्ट्रिंग के पास कुछ ना कुछ मास हो, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग के पास कुछ मास होता है तब कैसे उस पर फोर्स लगता है, कहने का मतलब कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गया कि स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग का कोई मास हो, ठीक है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गया। तो दोनों ही केस में अलग अलग तरह से फोर्स निकल के आता है, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, तीसरा क्या इसका प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी ये है, ये लगता कैसे है, इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग के साथ में लगता है, स्ट्रिंग की तरफ लगता है, एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी से अवे, बॉडी से दूर जाते हुए इसका फोर्स लगेगा। नॉर्मल में बॉडी की तरफ फोर्स लग रहा है, ये चीज को याद रखना है, नॉर्मल में बॉडी की तरफ फोर्स लग रहा होता है, और कब लगता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में हो। यहाँ पर जो है फोर्स, टेंशन फोर्स, वो बॉडी के अवे लगेगा, बॉडी से दूर जाता हुआ फोर्स लगेगा। और कब लगेगा, जब कभी हमें टेंशन दिखे, जब कभी हमें स्ट्रिंग दिखे, तब ये फोर्स लगाना है, ठीक है। और इसका जो नेचर होता है, ये होगा पुलिंग नेचर का, ठीक है, मतलब खींचने वाला फोर्स। हम कभी भी रस्सी से किसी को धकेल नहीं सकते। रस्सी, मान लीजिए ये रस्सी है, तो हम अगर इसे खींचेंगे तो खींचने मतलब क्या हुआ, पुल करना हुआ, तो पुल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम धकेलना कोशिश करें तो ये रस्सी क्या स्लैग कर जाएगा, ये ढीली पड़ जाएगी रस्सी। तो रस्सी से कभी भी कोई चीज खींचा जा सकता है, धकेला नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी स्लैग कर जाएगी। इसलिए रस्सी के नीचे का होता है, पुलिंग नेचर का होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्स कैसे लगता है, मान लीजिए कोई सीलिंग है, ठीक है,
ये सीलिंग से एक रस्सी अटैच है और अटैच होने के साथ ये एक मास से अटैच है, ठीक है, मास का मास m मान लेते हैं। तो इसका एफबीडी जो हम बनाएंगे, इसमें फोर्स जो लगेगा वो कैसे लगेगा, ये मेरा मास m है, इसमें इस तरफ लगेगा फोर्स, इस तरफ T। क्यों लगा इस तरफ T? क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी के अवे लगती है और टुवर्ड्स द स्ट्रिंग लगती है, स्ट्रिंग की तरफ, स्ट्रिंग के साथ लगती है, ठीक है। ये ऐसे होता है इसका, इस ऐसे लगता है टेंशन फोर्स। अब इसे अगर इसमें हम, क्योंकि एफबीडी हम लोग सीख चुके हैं, इसमें अगर कोई और फोर्स के बारे में बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें mg भी लग रहा है। ये mg तो हमेशा लगता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर यहाँ पर तो बॉडी कांटेक्ट में है, तो क्या नॉर्मल फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा? हाँ, नॉर्मल फोर्स लगेगा, बट वही नॉर्मल फोर्स यहाँ पर टेंशन में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इसके साथ, रस्सी के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो नॉर्मल फोर्स किसमें कन्वर्ट हो गया, वो नॉर्मल फोर्स टेंशन में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग नॉर्मल फोर्स नहीं दिखाते, टेंशन दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं। M1 M2, ठीक है। इसमें कैसे फोर्स लगेगा, इसमें देखिए M1 M2, M1 में फोर्स लगेगा पहले तो मेरा M1G, ठीक है, ये तो लग गया। उसके बाद एक टेंशन यहाँ पर है, एक रस्सी यहाँ पर है, तो इसमें ऐसे T1 लगेगा। फिर से रस्सी अलग अलग है तो टेंशन भी अलग अलग होगा। जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था नॉर्मल फोर्स में कि नॉर्मल में सरफेस अलग अलग होता है, तो नॉर्मल फोर्स भी अलग अलग होता है। यहाँ पर रस्सी अलग अलग है, यहाँ तक एक रस्सी है, फिर यहाँ से अलग रस्सी है, रस्सी जॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर रस्सी अलग अलग है तो टेंशन फोर्स भी अलग अलग होगा। रस्सी से दूर जाता हुआ लिखा दिए। अब एक रस्सी यहाँ पर भी है, तो एक रस्सी यहाँ पर भी है, तो एक T1 भी लिखेंगे। तो ऐसा इसको बड़ा कर दिया जाए वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। M1, एक तो M1G लग गया, ठीक है। दूसरा रस्सी से अवे ये T2 बोल देते हैं, और यहाँ से भी रस्सी से अवे T1 हो गया, ठीक है। अच्छा, M2 के बारे में बात करें तो M2 में भी एक फोर्स तो लग ही रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, M2G। दूसरा फोर्स यहाँ पर, ये टेंशन में अवे, बॉडी से अवे, और ये देखिए ये रस्सी यहाँ पर, ये रस्सी और ये रस्सी सेम है, इसका मतलब ये T2 होगा। क्यों T2 हुआ? कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इस रस्सी पे फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर भी इस रस्सी पे फोर्स लग रहा है। ये रस्सी पर जो M1 पर जो ये फोर्स लगा हुआ है, ये कौन सा फोर्स है? ये इस रस्सी का फोर्स है, ये T2 है। यहाँ पर भी जब M2 में जब ये रस्सी का फोर्स लिखेंगे तो वो T2 ही लिखेंगे ना, वहां पर सेम नॉर्मल फोर्स को जैसा होगा। नॉर्मल फोर्स समझ में आ गया आपको, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर भी एक इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन लेते हैं, एक इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा है वो क्वेश्चन है? ठीक है, यहां पर इस ब्लॉक का मास 2 kg, इसका 3 kg, इसका 5 kg। इसमें आपको बताना है फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, यहां से हम स्टार्ट करें नीचे से कीजिए, ऊपर से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां से करना है कीजिए, ठीक है। चलिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 5 kg का ब्लॉक, इसमें एक फोर्स मेरा लग गया 5G ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो लगना ही लगना है भैया, चाहे कांटेक्ट हो ना हो, रस्सी हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा। अब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा, कहीं पर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। रस्सी है तो रस्सी नॉर्मल फोर्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद और कौन सा फोर्स लग रहा है? इसमें एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी यहाँ पर रस्सी लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर, तो रस्सी से अवे जाता हुआ T1 कह देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अच्छा, दूसरा है मेरा 3 kg का ब्लॉक, 3 kg का, इसमें एक फोर्स 3G लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। एक ये नीचे वाला फोर्स मतलब बॉडी से अवे जाता हुआ, ये टेंशन और ये टेंशन सेम है क्योंकि रस्सी सेम है, ये T1 हो गया। और एक रस्सी ऊपर भी है, तो ये एक रस्सी ऊपर अवे कौन सा हो गया? T2 हो गया। सिंपल सा डायग्राम है। टेंशन फोर्स कैसे लगाना है? रस्सी दिख के टेंशन फोर्स लगाना है। कैसे लगाना है? बॉडी से अवे लगाना है और रस्सी की तरफ लगाना है, ठीक है। तीसरा जो मेरा है वो है 2 kg वाला ब्लॉक, जिसमें 2G लग रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और एक ये रस्सी है। ये रस्सी कौन सा रस्सी? ये वाला रस्सी है, ये वाला रस्सी। ये देखिए थर्ड मास वाले ब्लॉक में, मतलब जिस ब्लॉक का मास 3 kg, इस वाले ब्लॉक में ये ऊपर की तरफ जो रस्सी में टेंशन लग रहा है वही 2 kg में नीचे की तरफ टेंशन लगेगा। ध्यान से देखिए, ये रस्सी कौन सा है?
ये सी कौन सा, ये वाला है, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये वाला, तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा T2, और ये वाला जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T3 ये अलग है, ये रस्सी अलग है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, T1 T2 और T3 ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर सब इक्विलिब्रियम में है, अगर हम मान लें इक्विलिब्रियम में है तो हम कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यहाँ कोई लेफ्ट राइट वाला फोर्स है नहीं, तो अपवर्ड फोर्स अगर डाउनवर्ड फोर्स अगर हम इक्वल करेंगे तो इस केस से हम कह सकते हैं 5G इज इक्वल्स टू T1, मतलब क्या हुआ 5 इंटू 10 इक्वल्स टू T1, जी के वैल्यू 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, T1 इक्वल टू 50 न्यूटन, न्यूटन लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये टेंशन है मतलब फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ क्या है, ऊपर में कितने फोर्स लग रहे हैं, जितने फोर्स ऊपर में लग रहा है, एक फोर्स ऊपर में ये लग रहा है, ये T2 लिख दिए, इक्वल टू नीचे में दो फोर्स लग रहे हैं तो दोनों का सम लिखना है 3G प्लस T1, ऐसा नहीं सिर्फ 3G लिखेंगे, नीचे की तरफ 3G भी लग रहा है और नीचे की तरफ T1 भी लग रहा है, तो दोनों को ऐड करके लिखना है, और ऊपर की तरफ सिर्फ एक फोर्स लग रहा है T1 T2 लग रहा है। अच्छा T2 का वैल्यू हमें पता नहीं था, T2 का वैल्यू एज इट इज रख दी है, 3G मतलब 3 इंटू 10 प्लस T1 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रखे हैं 50, ये कितना हो गया, T2 कितना हो गया 50 प्लस 30 80 न्यूटन, ठीक है। इसमें बात करते हैं, इस वाले में बात करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, चलिए इस वाले इस केस के लिए यहाँ पर, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, T3 लग रहा है, ठीक है, T3 लिख दिया ऊपर की तरफ, इक्वल टू नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है 2G और T2, तो 2G प्लस T2, जितने भी फोर्स नीचे की तरफ है इक्वल टू जितने भी फोर्स ऊपर की तरफ है, ऊपर में एक ही फोर्स है तो इसलिए एक ही लिख रहा है, अगर यहाँ ऊपर में दो फोर्स लग रहे होते तो दो लिखते, तीन लग रहे होते तो तीन लिखते। इक्विलिब्रियम में जितने फोर्सेस ऊपर की तरफ होते हैं उतने फोर्सेस ही नीचे की तरफ होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम होता है, और लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, जितने फोर्सेस लेफ्ट की तरफ लग रहे हैं और जितने फोर्सेस राइट की तरफ लग रहे हैं दोनों फोर्सेस का इक्वल होंगे। यहाँ लेफ्ट राइट का कोई कंडीशन नहीं है तो हम उसके बारे में बात करेंगे भी नहीं, अप एंड डाउन कंडीशन तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो T3 ऊपर लग रहा है और T2 और 2G नीचे की तरफ लग रहा है, वो लिख दिए। अब T3 का वैल्यू में निकालना है, T3 का एज इट इज रख दिए, 2G का 20 हो गया, 2 इंटू 10 20 प्लस T2 कितना आया 80 आया, तो 80 इसको रख दिए, तो T3 कितना आ गया मेरे पास 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक है। यहां से हम लोगों ने तीनों रस्सी पर टेंशन कितना लग रहा है उसके बारे में बात कर लिया। अब ये तो था मासलेस स्ट्रिंग, मास स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, जब स्ट्रिंग में मास आ जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज को देखते हैं, ठीक है। दूसरे केस के बारे में बात करते हैं, कौन सा है मेरा, इफ स्ट्रिंग हैविंग मास, ठीक है। अच्छा, इसको पता करने के पहले एक चीज, एक शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा था वो शॉर्ट ट्रिक है, जैसे हम लोगों ने अभी पिछला वाला क्वेश्चन करा था ये वाला, ठीक है, ये वाला 2 kg 3 kg और 5 kg, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर मान लीजिए T1 है, यहाँ पर मान लीजिए T2 है और यहाँ पर मान लीजिए T3 है, ये आपको निकालना था। तो हम लोग ये कैसे निकालते थे, ये हम लोगों ने पूरा एबीडी बना के सॉल्व करा। अब इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हम T3 का वैल्यू कुछ लिख सकते हैं और डायरेक्ट T2 का वैल्यू कुछ लिख सकते हैं और डायरेक्ट T1 का वैल्यू कुछ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपको T3 निकालना है, तो आप क्या करोगे, जहां पर जिस रस्सी में वो टेंशन लग रहा है वहां पर आप हाथ रखो अपना, मतलब तराजू मेथड, इसे कहते हैं तराजू मेथड। इसको आप पॉइंट बना के लिख लीजिए, BKG बाबा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान, इसे आप लोग लिख लो बाबा का ज्ञान। कैसे हम निकालेंगे, T3 निकालना है तो यहाँ पर हम लोगों ने हाथ रख लिया, अपना तराजू रख लिया और देखेंगे इसके नीचे कितना मास है टोटल, इसके नीचे कितना मास है टोटल वो लिख लेंगे इनटू जी, ठीक है। टोटल मास इनटू जी, मतलब यहाँ पर अगर हमने तराजू रखा है तो इसके नीचे कितना मास है 5 kg है, तो 5 kg सिर्फ मास है। अगर T3 की अगर हम लोग बात करें तो 5 इंटू जी हो गया, तो 5 इंटू जी कितना आ गया मेरा 50 न्यूटन, वही आया हुआ था वहां से भी, आप लोग चेक कर लो। अच्छा, ये T3 T1 मतलब कंफ्यूज मत करना है, इस रस्सी में कितना टेंशन है, हो सकता है वहां पर इतना मैंने यहाँ T1 लिखा हुआ था उस वाले क्वेश्चन में, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इस रस्सी में कितना टेंशन आ रहा है उसके बारे में बात करना है, ठीक है, वो देखना है। अब T2 कैसे निकलेगा, तो T2 में कहाँ पे लग रहा है टेंशन, यहाँ पर टेंशन लग रहा है, यहाँ पर पकड़ेंगे और देखेंगे नीचे कितना मास है, 5 प्लस 3 कितना 8 है,
तो T2 कितना हो गया 8G मतलब 80 न्यूटन। ठीक है। अच्छा T1 मतलब यहां पर रखे हाथ और इसके नीचे देखेंगे कितना मास है, 3 + 2 + 5 10 और 5 3 8 और 2 10। तो T1 कितना हो गया 10G मतलब 100 न्यूटन। ठीक है। तो ये हो गया मेरा T1 T2 और T3। ये शॉर्टकट है। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। अब यही चीज हम लोग स्ट्रिंग हैविंग मास पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए मेरा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कि एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास मान लेते हैं 5 kg। ठीक है, 5 kg इसका मास है और इस रस्सी में, ये रस्सी जो है ये 10 kg का रस्सी है और इसमें ये 10 मीटर का रस्सी है। ठीक है, 10 kg और 10 मीटर का रस्सी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ए पर, बी पर और सी पर कितना होगा। ये ए मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब आपको बताना है ए पर टेंशन एट ए, टेंशन एट बी और टेंशन एट सी कितना होगा। तो जब हम लोग टेंशन एट ए के बारे में बात करेंगे, टेंशन एट ए के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ए पे जो है अपना हाथ रख लो, मतलब तराजू रख लो और देखो इस केजी कितना मास है। तो ए केजी कितना मास दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये 5 kg दिख रहा है ब्लॉक का मास। तो टी ए अगर हम लोग बात करें तो टी ए हम लोग लिख देंगे 5G मतलब 50 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका। अब टी बी के बारे में बात करेंगे। टी बी पे हाथ रख लो भैया, टी बी पे हाथ रख लो। ठीक है, अब टी बी के नीचे कितना मास है। आप बोलोगे सर 5 kg है। नहीं, यहाँ पर 5 kg है बट ये वाला जो है, ये रस्सी यहाँ इसमें भी मास है। इस बार रस्सी मासलेस नहीं, यहाँ पर रस्सी मासलेस था, मतलब रस्सी में कोई मास नहीं था, बट यहाँ पर रस्सी में भी मास है। तो इस मास को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये रस्सी को 10 मीटर का है तो 10 मीटर में 10 kg है तो 1 मीटर में कितना होगा 1 kg होगा। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर में कितना होगा 5 kg होगा। समझ में आ रहा है ये बात समझ में आ रहा है ना। 10 kg ये मैं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर में 10 kg है तो 1 मीटर में कितना हो गया 1 kg, यूनिटरी मेथड। तो 5 मीटर में कितना होगा 5 kg। 5 मीटर क्यों लिखे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट दिया हुआ मतलब 5 मीटर है। 5 मीटर का में कितना kg 5 kg है। तो अगर हम बी पर अपना हाथ रखें और तब नीचे देखें तो यहाँ पर ये 5 kg भी मेरा ऐड होगा और तब हम लोग लिखेंगे 5 + 5 = 10G मतलब 100 न्यूटन। ये मेरा टी बी आ गया, ये मेरा टी बी आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर टी सी पूछे मतलब टॉप पॉइंट पर, तो टी सी कैसे निकालेंगे। फिर से भाई हाथ यहाँ रखना है तराजू की तरह और देखना है कि नीचे कितना मास है। तो ये तो 5 kg है ही और अब ये पूरा रस्सी आ गई है, ये रस्सी मेरी पूरी आ गई है। जब रस्सी पूरी आ गई है तो पूरी रस्सी का पूरा मास लेंगे। रस्सी का पूरा मास कितना है 10 है। तो 10 + 5 कितना हो गया 50G मतलब 150 न्यूटन। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी रस्सी में किसी भी पॉइंट पर कितना टेंशन। ठीक है, और 2 मास सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा 3 kg का ब्लॉक है और ये मान लीजिए मेरा 5 kg का ब्लॉक है। ये 10 kg 10 मीटर में है, ये 20 kg 10 मीटर में है। ठीक है, आपको बताना है ए पर, बी पर जो कि मिड पॉइंट है, सी पर, डी पर, ई पर भी मिड पॉइंट है और एफ पर। ये सारे पॉइंट पर टेंशन कितने होंगे। तो अब इसके लिए हम पूरा एबीडी नहीं बनाएंगे, इसके लिए हम लोग पूरा एबीडी नहीं बनाएंगे, इसको डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, टी एफ पर बात करते हैं टी एफ के बारे में। तो एफ पे हाथ रखेंगे एज अ तराजू और देखेंगे नीचे कितना मास है। तो एफ के नीचे कितना मास है 5 kg है। तो सीधा सीधे 5 kg हो गया, 5G हो गया मतलब 50 न्यूटन। अच्छा फिर टी ई के बारे में बात करेंगे। टी ई के नीचे ई पर हाथ रखे और देखेंगे नीचे कितना मास है 5 kg तो है ही, साथ के साथ ई एफ का मास है। तो ई एफ का मास कैसे लिखेंगे, ये 10 है तो 10 मीटर में इस रस्सी के बारे में बात करें 10 मीटर में 20 kg है तो 1 मीटर में कितना होगा 20/10 मतलब 2 kg। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट है तो मतलब 5 मीटर है, 5 मीटर में फिर कितना हो जाएगा मेरा 10 kg। ठीक है, 10 kg हो गया। तो ई पर अगर हम हाथ रखते हैं तो नीचे हमको कितना दिख रहा है ई एफ का मास मतलब 10 kg और ये 5। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, मास ऑफ ई एफ + 5 कितना हो गया, मास ऑफ ई एफ 10
प्लस 5, ये हो गया 15G मतलब 150 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं ये टेंशन एट ई। अब बात करते हैं टेंशन एट डी के बारे में। तो डी पर जब हम हाथ रखते हैं तो डी पर ऐसा तराजू हम हाथ रखते हैं कि नीचे देखते हैं तो ये मेरी रस्सी पूरी आ रही है, पूरी आ रही है मतलब 20 kg रस्सी पूरी आ गई, सॉरी 20 आ गई रस्सी, और ये 5 प्लस 5 तो कितना हो गया ये मेरा, ये हो गया मेरा 25G मतलब 250 न्यूटन। ठीक है, अब सी पर बात करते हैं। सी पर जहां पर टेंशन निकालना है वहां पर हाथ रखना है तराजू की तरह और देखना है कि नीचे कितना मास है। अगर 3 kg मास यहाँ पर, अब जैसे सी का बात करें, यहाँ पर हाथ रखे 3 kg नीचे है प्लस ये रस्सी का पूरा मास 20 प्लस ये 5 कितना हो गया 28G मतलब 280 न्यूटन। इसके बाद अगर हम टी बी के बारे में बात करें, मतलब यहाँ मिड पॉइंट पे कितना, यहाँ पर बात करें, ये तो है ही, ये बीसी का मास कितना हो जाएगा 5 kg। ठीक है, 5 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 5 कितना हो गया 28 और 5 33G मतलब 330 न्यूटन। अच्छा, ए के बारे में बात करें, टी ए कितना होगा, ये पूरा रस्सी का मास 10 kg प्लस ये 3 प्लस ये 20 प्लस ये 5, टी कितना हो गया 20 10 30 5 35 35 3 38 3380G, सॉरी हो 38G मतलब 380 न्यूटन। ऐसे हम लोग किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर टेंशन निकालना है वहां पर हाथ रखेंगे तराजू की तरह और देखेंगे नीचे कितना मास है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं मास। तो ये था आज का पूरा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, नॉर्मल फोर्स पढ़ा और टेंशन फोर्स पढ़ा और एफबीडी के बारे में हम लोगों ने जाना। एफबीडी क्या होता है, एफबीडी मतलब एक ऐसा डायग्राम जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी बॉडी पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको दिखा सकें और फोर्सेस कैसे लग रहे हैं उसको दिखा सकें। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पर कैसे लगते हैं वो हम लोगों ने देखा, नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है वो देखा और टेंशन फोर्स कैसे लगता है वो देखा। तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।